हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम आपको बता दें कि 2 दिन 3 दिन जो है थोड़ा सा अगर कुछ काम में पर्सनल इशू हमारे साथ आ गया था जिसमें हम फंस गए थे, तो आपको वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि कुछ बच्चे लोग हैं हमारे भरोसे हैं जो कि हिंदी पढ़ाते हैं। हम तो कुछ लोग तो है, ज़्यादा लोग तो है नहीं, बस 67-68 लोग हमारे पास है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे लेकिन देखते जरूर हैं। तो उनके लिए भी हम वीडियो को लेकर के आ गए हैं और सोचे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को हम बनाने का प्रयास करेंगे और अब्सेंट नहीं करेंगे हम आपके चलते, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक है ना हम आपके साथ हैं। हम अब्सेंट नहीं करेंगे और आपके एक एक करके वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ाने वाले क्या है, हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वन शॉट लेक्चर में आपको जो है चैप्टर 1 का बातचीत का एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सब्जेक्टिव विवरण को व्याख्या करते हुए चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंगे, जो कि आपके वीवीआई होने वाला है। कहीं से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लास यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को हम लेकर के आते हैं। आप जो जुड़ना नहीं भूलिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो खास करके आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और भी लोग देखें और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन हो, ताकि हम भी आपके लिए और वीडियो को बनाते रहे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, थंबनेल से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 1 जो कि बातचीत है, उसका टोटल का टोटल जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताया गया, जो कि वन शॉट के तौर पे इस चैप्टर को, इस चीज को पढ़ने के बाद आपको अदर वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 से 7 नंबर का। तो हर एक चैप्टर से 5 नंबर कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर है और बहुत ही आसान भाषा, बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में लिखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। किधर है मेरा क्वेश्चन, थोड़ा खोजते आइए, देखते हैं। वन शॉट है पूरे बेहतरीन तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और बातचीत निबंध, जो कि बातचीत क्या है, किस प्रकार की विद्या है, तो एक निबंध है। समझ गया? चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग पॉइंटर को अपने ओपन कर लेते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ से आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे बातचीत, चैप्टर का नाम क्या है, तो बातचीत नाम है। ठीक है, इस बातचीत का जो लेखक है वो लेखक कौन है, यहाँ पे हम आपको एक एक करके दिए हुए हैं। इनका जो लेखक हुए, बातचीत के लेखक, वो हुए बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये जो किस काल की कवि थे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस काल के कवि है, तो वो आपको आधुनिक काल के कवि है। यहाँ पे समझ गया? चलिए, उसके बाद जो है ये किस युग के कवि, कभी कभी जो आपको एक क्वेश्चन जो है युग के माध्यम से पूछ दिया जाता है, तो किस युग के है, तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के रचनाकार, यानी भारतेंदु युग के जो लेखक है। चलिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। और इससे पहले भी हम आपको ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं इस चैप्टर का, तो आप वहां से भी ऑब्जेक्टिव जाकर रिविजन कर लीजिएगा तो और बेहतर होगा। क्योंकि आपको अपने अगर एग्जाम में 4 जन लगाना है तो आपको इस सब चीज को पढ़ना ही पड़ेगा। इससे दूर आप नहीं भागिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। चलिए, समझ गए। नेक्स्ट जो आपका निधन, निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई और 1914 को। इनका निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान समझ में आता है, लेकिन निवास स्थान वो रहते कहाँ थे। ठीक है, इनका निवास, इनका घर कहाँ था, तो वो था इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि इलाहाबाद शहर है और उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट है माता का नाम, इनके माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, नेक्स्ट का रहा है पिता का नाम, इसके पिता का नाम क्या था इनके, तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे, पेशे से व्यापारी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक हम लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, उनके माता ने ही बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट को जो है उनके माता के द्वारा ही पढ़ने में उसको जागरूकता जगाया मन में कि चलिए आप तुम भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से और आगे की तरफ अपने लाइफ को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, पहला जो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वो क्या कर रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को पढ़ना है। ठीक है, शिक्षा दीक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे। वो कब किए थे, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा पास की थी। यानी कहने का मतलब है बालकृष्ण भट्ट जी जो है सबसे पहले जो संस्कृत का अध्ययन किए, क्या किए, सबसे शुरुआती दौर में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत की पढ़ाई की। उसके बाद 1867 में, कब, तो 1867 में जो है इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। एंट्रेंस तो आपको समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रहा होगा, 12th में एंट्रेंस के एग्जाम का मतलब होता है प्रवेश के लिए परीक्षा देना। ठीक है, जैसे कि हम इस क्लास में अगर आप 9th के एग्जाम देंगे, पास करेंगे, जैसे आप 10th का एग्जाम देकर के पास किए ना, तो इंटर में एडमिशन आपका हुआ, उसी तरीके यानी जांच परीक्षा। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है,
जांच परीक्षा होता है नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इनका जो है, इनके द्वारा नाटक कौन कौन से लिखे गया था। वो नाटक था, पहला तो पंगावती था, ठीक है, दूसरा वेणी संहार था, तीसरा शिशुपाल वध है, चौथा आपको नल दमयंती है, या फिर दमयंती भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वयंवर, चौथा है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम, और क्या है कट्टर सुम की एक नकल। उसके बाद आपको जो है बिरहनल्ला है, इंग्लैंडेश्वरी है, भारत की जननी है, भारतवर्ष, कलिदो, दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। यानी कि इनके द्वारा जो है कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें कौन सा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो आप इस सब चीज को अगर याद रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके अंदर भी पूछा जाता है जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे नाटक को, तो आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो, सब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है उपन्यास। इनके द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखा गया, तो वो कौन कौन से उपन्यास है तो देख लेते हैं। तो रहस्य कथा है, दूसरा नूतन ब्रह्मचारिणी है, उसके बाद 100 अजान 1 सुजान, उसके बाद गुप्तवैरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का भाव। यानी कि इनके द्वारा जो है ये आपको उपन्यास भी लिखा गया है। तो आशा है कि आपको जो नाटक हो गया और इनका परिचय हो गया और उपन्यास में इनका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखें वो क्या है। तो इनके द्वारा जो कुछ प्रहसन है, प्रहसन का मतलब क्या होता है, इनके द्वारा कुछ बोला गया है, ठीक है, इनके द्वारा कुछ बोला गया, वो क्या है, प्रहसन का मतलब क्या है, इनके द्वारा कुछ बोला गया है जो कि बहुत ही फेमस चीज है। पहला क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम। यानी ये कहे थे किसी बात को किसी काम के जरिए से कि जैसा काम करोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, तो वो हम लोग भी जानते हैं। उसके बाद है नई रोशनी का विष। उसके बाद क्या है, आचार विडंबन आदि निबंध। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो निबंध लिखा गया वो कितने हैं। तो 1001, 1002, 1003, 1004 दिया जाएगा, लेकिन आपको आंसर में क्या मारना है, तो 1000, यानी कि 1000 के आसपास है। तो कहने का मतलब यहाँ 1000 का जिक्र तो किया गया है, लेकिन 1000, 2, 3 का जिक्र नहीं किया गया, आसपास हो सकता है। तो हम आंसर में अगर 1000 मारते हैं तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि 1000 जो इनके द्वारा निबंध लिखा गया था, जिनमें इनका जो 100 जो निबंध था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या टॉपिक है हमारा। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। थोड़ा सा एक साथ हो गया है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को साहित्य किस श्रेणी में, अंग्रेजी साहित्य की श्रेणी में किसने रखा। तो आपको ऑप्शन देना है कि रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, अब हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आपको लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। पहला क्या है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो हमें भी पता है वाक शक्ति का मतलब होता है हमें बोलने की क्षमता। अगर हमें बोलने की क्षमता न होती तो क्या होता। तो आइए पूरा उत्तर को पढ़ते हैं, क्या करा उत्तर आपके यहाँ से है। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यानी कहने का मतलब है अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह सारा संसार हमें गूंगी प्रतीत, गूंगी दिखाई थी। यानी कहने का इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमें बोलने की क्षमता ना होती तो ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, वो एक गूंगी की तरह प्रतीत होती। कहीं पे चुपचाप रहते और मवेशी की तरह कहीं पे हम लोग को भी दाना भूसा मिलता, अपना शांति भर पेट मुंह लगा खाते और इसको छोड़ देते। यानी कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते, अपना सुख दुख किसी से बांट ही नहीं पाते। तो वही सी चीज यहाँ पे कवि द्वारा बताया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही साधारण भाषा में आपको याद हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट करा है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण हम एक दूसरे से कुछ कह सुन भी नहीं पाते और अनुभव कर पाते नहीं अनुभव कर पाते। कहने का मतलब है अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह भी हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते कि क्योंकि हमारे पास जो बोलने की शक्ति नहीं होती। तो जब हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम किसी को नहीं बता पाते ना और किसी का दुख सुन पाते। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने कहीं ना कहीं एक कोने में अपना बैठे होते हैं। यानी कि समझ लीजिए जस्ट लाइक जानवर है, जहां पे किसी से नहीं बोल पाता है नहीं कुछ,
तो इसलिए हम लोग भी इसी तरीके से होते। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें सुटेबल हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं, कंफर्टेबल आपको होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है अगर अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ है, अगर वो बता है यानी कुछ बोल नहीं रहा, तो कैसे आपको पता चलेगा कि इंसान कैसा है, जब तक वो अपने बारे में बताएगा नहीं। हम लोग यही समझेंगे चोर है, चक्का है, जो भी चीज समझेंगे, क्योंकि बोलने से ही तो पता चलेगा ना। वो अपने बारे में बताएगा कि हम चलिए गरीब है, मजबूर है, भूखे है, तो हम लोग समझेंगे चलिए वो बेचारे गरीब है, मजदूर है, भूखे है, तो उसको खाना खिलाएंगे। लेकिन जब तक वो बोलेगा ही नहीं तो तब तक कैसे पता चलेगा, उसी के बारे में कभी ने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट कह रहा है एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि एडिसन का ये भी कहना है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि दो के बाद जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, दो के बाद जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बात फैलना शुरू हो जाता है, और दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, यानी कि पूरी आग की तरह चीज फैल जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे कहे हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। नेक्स्ट है जिसका मतलब है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बात करते हैं। यानी इनका ये भी कहना है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल खोल कर, यानी अपने दिल का हर एक बात दूसरे को एक दूसरे के सामने खोल कर रखते हैं, यानी स्पष्ट रूप से रखते हैं। लेकिन अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाती। यानी कहने का मतलब दो आदमी के बीच का जो बात है वो अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो थोड़ा सा कहने में हिचकिचाहट होने लगती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, बेन जॉनसन और एडिसन के विचार के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक उठा करके देखे हैं कई को पब्लिकेशन का, तो सब में जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है प्रत्येक परीक्षा में, और 2 नंबर का होने वाला है। कितना? तो 2 नंबर का। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है ताकि 2 नंबर भी आपका नहीं कटे। आपके एग्जाम में 95% लाना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी क्या है फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट का उत्तर हमारा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। क्या कर रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कहाँ प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। अब प्रचलित क्या या फिर प्रसिद्ध क्या, बात बराबर ही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं, इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, जिसका दूसरा नाम सुखद गोष्ठी है। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, यानी कि हर जगह नहीं, यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सामने वाले को सुनकर कान को बहुत ही अत्यंत सुख मिलता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सुखद गोष्ठी है। तो इस तरीके से आपको इस चीज को याद रखना है, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है चौथा क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में पूछे या नहीं पूछे मैटर नहीं करता है, आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप पास करने के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं। चलिए तो उत्तर हम लोग देखते हैं, उत्तर क्या है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। और समझिएगा वार्तालाप का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है मनुष्य बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, यानी कि वो खुद से बात करे। आत्म वार्तालाप का क्या मतलब होता है, वो खुद से बात करे।
ठीक है, मनुष्य बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, वो खुद से बात करे, यानी कि अगर कोई परेशानी आपको आता है तो आप एक कोना में जाकर के और अपने आप से बात कीजिए, क्या ये काम हमसे नहीं होने वाला है। जैसे अभी पढ़ाई आप लोग करते हैं तो सोचते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाए, लेकिन अपने आप में सोच कर देखिए, अपने आप से बात कीजिए कि क्या हम इस लायक नहीं है। दूसरा 400 नंबर ला रहा है, 450 नंबर ला रहा है, टॉप कर रहा है, क्या हम उस लायक नहीं है। तो आप बात कीजिएगा तो आपको अंदर से एक उत्साह जगेगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। उसी जगह यहाँ बताया गया है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्मवार्तालाप। चलिए नेक्स्ट जो कह रहा है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। यानी जो हम अभी ऊपर समझाया है उसी चीज के यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा सा लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है, मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके, जिसके कारण किसी दूसरे, यही फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो, यानी कि कुछ ऐसा बात करे ताकि दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो। मनुष्य को अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? मधुरता, यानी किसी से टेढ़ी आवाज में बात नहीं करना चाहिए। अब हम अगर किसी से बात करते तो वो उनको ऐसा लगे कि चलिए किसी से बात करेंगे और सुख मिले, ऐसा नहीं कि आपसे वो परेशान हो जाए और आपके नजदीक से भाग जाए, तो वैसा नहीं करना है। यानी कि उसी का को कह रहा है कि मनुष्य को अपने वाणी में मधुरता लानी चाहिए। ठीक है, इस तरह की विचार व्यवहार से लोगों के बीच की आपसी आपसी वैर समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर मीठी मीठी बात, वही नहीं, पहले कहावत है हमारे यहाँ बड़ बुजुर्ग लोग के कि प्यार से तो पत्थर पिघल जाता है, तो फिर इंसान कौन सा चीज है। वही यहाँ पे कह रहा है कि आपसी, यानी क्या होता है, इस तरह के विचार व्यवहार से लोगों के बीच आपसी वैर, वैर मतलब झगड़ाधन समाप्त हो जाएगी और मनुष्य अपने लिए एक नया संसार की रचना कर पाएगा। ठीक है, बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वो क्या है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति है। तो चलिए इसको थोड़ा समझा दें अपने भाषा में। दो हमजोली का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो सहेली, जैसे गांव की जैसे दो लड़की है मान लीजिए, या फिर हम दो दोस्त हैं, तो होता क्या है कि दूर बहुत दिन के बाद मिलते हैं ना, तो बात करते करते इतना जल्दी समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है, उसमें हम लोग भूल जाते हैं खाना भी खाया या नहीं खाया। तो इस चीज को चलिए हम आपको परिभाषा के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि किताब के माध्यम से आपको एग्जाम में लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, लेकिन किताब के माध्यम से। तो वही है आपका आंसर जो है, दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ अंदाज ही निराला होता है। क्या है? दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ अंदाज ही निराला होता है। बातचीत के दौरान मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है, यानी कि उसका बातें नहीं खत्म होता है। बहुत दिन के बाद अगर कोई जिगरी दोस्त मिलता है तो कसम से बता रहे हैं, बहुत ही मजा आता है बात करने में, ऐसा लगता है कि उसको छोड़े नहीं, जितना हो सके जितना अधिक से अधिक उसके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, बट आजकल का ऐसा जमाना नहीं है, आजकल तो लोग अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम नहीं करते, हम भी करते हैं मोबाइल पर टाइम पास, लेकिन ध्यान देना चाहिए लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग कह रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसी रस सनी बात सुनने का सौभाग्य मिला। कि बहुत ही प्यारा सा है प्रश्न, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात समझ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा था कि यानी कि दो व्यक्ति जो दूर दराज से कभी अचानक एक बार मिलते हैं, तो उनको बात करने का इतना खुशी मिलता है कि वो मानिए कि उस बात करते करते वो सब चीज को भूल जाते हैं कि हमें आगे खाना पीना भी खाना या नहीं खाना। चलिए नेक्स्ट और आप प्रश्न कर रहा है, वो है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। उत्तर है, उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं, क्या है यहाँ से। आप लोग को भी वीडियो को पॉज करके और लिख रहे हैं इस क्वेश्चन आंसर को, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ छोड़ करके देख रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। समझ में आ गया? यानी कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट है, बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके कारण बातचीत ही एक तरीका होता है जिसके कारण प्रेम से बातें कर उसका आनंद उठाते हैं। यानी बातचीत से हम लोग क्या करते हैं, तो बात करके और उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, वाचाल का मतलब क्या होता है, अधिक बोलने वाला, यानी अधिक बोलने लगता है, गुस्से में आ जाता है। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है और बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, यानी तो काबू कब नहीं रखता, जब वो गुस्सा हो जाता है तो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह क्या हो गया, दोष हो गया।
यानी कि हम लोग बातचीत करते हैं तो दोनों तरफ के पक्ष के बातों को सुनना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें वो क्या सुनाना चाह रहा है। तो वही ना, वाचाल अधिक, वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, ठीक है। तो उनके बात पे भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके का जब कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट करा है, परंतु जब वही बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है या फिर करते हैं, यानी बड़ी संजीदगी, वही जो प्यार से बैठकर बहुत ही मीठा मीठा भाषा में बात करते हैं, तो वह उसका क्या हो गया, वो उसके गुण। हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा ही बढ़िया आदमी है, उनसे बात करते करते हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। लेकिन वहीं पे कोई हो जाता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, गुस्से बात करने, मतलब हमारे माइंड में आता है कि कब हमारे हमसे दूर हो जाए, तो वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट करा है, मनुष्य के चुप रहने के कारण उसका उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है, तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना है। बहुत ही आसान भाषा दे सकते हैं आप इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि थोड़ा बड़ा है, क्योंकि व्याख्या करना, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आप 2 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, तो इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है व्याख्या करें। क्या है, व्याख्या करें, ठीक है। तो कह रहा है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है, यानी हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति का मतलब कि हमारे अंदर से जो मन होता है ना, वो नए नए रंग दिखाती है। जैसे हमारा मन थोड़ा चंचल होता है तो मन करता है कभी इस काम को करे, उस काम को करे। उसी चीज क्या बताया है, वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। हमारे अंदर ही आईना लगा हुआ, हम उसको देख सकते हैं, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। यानी कि आप अपने मन में जिस तरीके की बात को आप सोचेंगे, आपके सामने आईने की उस चीज को झलकता है। तो चलिए हम लोग आप स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर को और समझ लेंगे इसे। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। समझ में आ गया, यानी कि ये जो लाइन लिया गया है, इसके आपको इस तरीके से लिख करके दे देगा और कहेगा इसकी व्याख्या करें। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है कि मनुष्य जिस समाज में रहते हैं वहीं से उनको एक भाषा मिलता है, और ये भाषा उसे क्या होता है, विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है, यानी बातचीत करने का एक माध्यम होती है। कहा भी गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहा भी गया है कि मन बड़ा चंचल होता है, जो कि हम आपको पहले ही समझाए थे। मन बड़ा चंचल होता है, इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। यानी मनुष्य के अंदर बहुत सारी बातें चलता है, तो वो मनुष्य क्या करता है, अब कभी एक व्यक्ति को कभी दुश्मन मानता है तो कभी दोस्त भी मान लेता है। यानी मन के ऊपर डिपेंड करता है, वही कहता है मनोवृत्ति। नेक्स्ट है, वह कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है। वह कभी गुस्सा कर बैठता है तो कभी कभी मीठी बातें करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से कभी कभी गुस्सा रहता है, कभी कभी और मीठे से बात करने लगता है, तो इस तरीके से क्या होता है, मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसी रंग बदलती है रहती है। समझ में आ गया, मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के जैसी रंग बदलती रहती है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। यानी कि सब चीज का जड़ कौन है, तो हमारा मन है, क्योंकि मन हमारा कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर कभी उधर घूमते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, और कहते हैं कि यह आईना के समान है। यह कहते हैं कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की सलाह भी देते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। यानी थोड़ा सा माउस से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि पेंसिल और पेन नहीं है, माउस तो आप समझ ही रहे कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट
नहीं होता। ठीक है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। प्रस्तुत पंक्तियां वैसे ही है, प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। आपको इतना लाइन जरूर याद रखना है, पहला स्टेप नंबर 1 आपको इतना याद रखना है। उसके बाद चलेंगे, इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए दोनों में सेम चीज लिखा है ना, यानी कि आप अगर एक प्रश्न को याद कर लेते हैं, याद रखना नहीं है बस समझ लेते हैं, तो आप दूसरे प्रश्न का भी आंसर आप दे सकते। देखिए यहां तक हम सेम लिखे हैं, यहां तक सेम लिखे हैं। नेक्स्ट कह रहा है बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है, बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात करे, उसका आनंद उठाते हैं, बातें कर आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन की क्वेश्चन ही दोनों मिलता जुलता है। वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष, परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से बातचीत करता है तो वह गुण है। पहला अगर प्रश्न आपको याद है, दूसरा का भी आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है, यहीं पर रह गया है थोड़ा सा छोटा सा सिस्टम इसके लिए कि आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर को अगर याद रखते हैं, अगर इस ओनली फॉर इस चैप्टर को, तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाला है। कितना मार्क्स मिलने वाला है? तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है, वो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, आपको इस चैप्टर को याद रखिएगा, 10 नंबर आपको रखा हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला। हम पे विश्वास करके पढ़ाई कीजिए, अब अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करेंगे। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोगों को देखे और हमारा भी सपोर्ट हो जाए, ताकि हम भी और वीडियो बनाने में मोटिवेट रहे, डिमोटिवेट ना हो। जय हिंद, जय भारत।